हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मेरा नाम राणा प्रताप है और मैं आपके लिए फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है नेत्र आई। ध्यान दीजिए, एक मिनट। चलिए, देख सकते हैं आप, पिक्चर को देख सकते हैं। आपके बाहर की ओर जो आँख है, ये बाहर की ओर जो सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है, इसे हम लोग श्वेत पटल या फिर हम इसे स्क्लेरोटिक कहते हैं। फिर आप सफ़ेद वाले इसके बीच में अगर देखते हैं, छोटा सा एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। बाहर जो आपका दिख रहा है कॉर्निया दिख रहा होगा। फिर नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक जलीय द्रव भरा होता है। एक मिनट। जलीय द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। देखिए नेत्रोद को, यहाँ पे नेत्रोद है, ये आपका नेत्रोद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेत्रोद हो गया, ठीक है। नेत्र गोलक आप समझिएगा। यहाँ पे मेन चीज़ों को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आप दिख रहा श्वेत पटल दिख रहा, बाहर वाला सबसे बाहर वाला भाग को श्वेत पटल बोला गया। श्वेत पटल और रेटिना के बीच वाले भाग को कोराइड बोला गया। देखिए ये कोराइड वाला क्षेत्र है, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये कोराइड वाला क्षेत्र है। रेटिना सबसे आँख का सबसे अंदर वाला भाग होता है जहाँ पे इमेज बनता है, उसे हम लोग रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फिगर को देखिए और आप फिगर को थोड़ा थोड़ा रियलाइज कीजिए ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए एक चीज, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में भी एक द्रव भरा था जिसका हम लोग कचाप द्रव कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये द्रव भरा होता है और इसे हम लोग कचाप द्रव कहते हैं, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका हेडिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश परिवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, कॉर्निया। आपका आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, कॉर्निया। देखिए कॉर्निया हो गया। एक बार और समझिए क्वेश्चन क्या बोला, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तक के नेत्र के किस भाग में होता है? तो आपका कॉर्निया हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। कोई भी इमेज, मान लीजिए कि आप हमको देख रहे हैं तो आपका इमेज कहाँ बन रहा, मतलब आप हमको देख रहे हैं, मतलब आप फोटो किस प्रकार से आपका बनता है, कहाँ बन रहा, रेटिना पे बन रहा। मान लीजिए कि हम भी कैमरा की ओर ध्यान दिए हुआ, तो कैमरा का फिगर कहाँ बन रहा, मेरे रेटिना पर बन रहा है। ये मत बोलिए आँख पे बन रहा, आँख तो बनता ही है लेकिन अंदर में, आपका आँख तो पूरा हो गया ना, इसके अंदर में रेटिना के ऊपर आपका ये फिगर बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, रेटिना हो गया। नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। इमेज पूछा जाएगा कि कहाँ पे इमेज हमारे आँख में कहाँ पे फॉर्म होता है इमेज, तो आपका आंसर दीजिएगा रेटिना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होगा? पश्चिमाभि, ये हो जाएगा पश्चिमाभि द्वारा। पश्चिमाभि बोले तो इसको सिलियरी मसल्स कहते हैं। अब इसी के द्वारा मान लीजिए कोई वस्तु को देखना है दूर का या पास का, तो यही आपका रोटेट करेगा, काम करेगा, तब आप इसको देख सकते हैं। फोकस दूरी को बढ़ाएगा या घटाएगा। अब मान लीजिए पहाड़ पे खड़े हैं, बहुत सारे वस्तुओं को आप देख सकते हैं, दूर दूर वस्तुओं को देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आप देखते हैं तो आपको सब चीज़ दिखाई देता है। किसकी वजह से? सिलियरी मसल्स की वजह से, जिसे पश्चिमाभि द्वारा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका परितारिका हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका हो जाएगा। याद रखिएगा इसको कि क्या बोलते हैं, परितारिका यानी आइरिस होता है, इसको आइरिस बोला जाता है, इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस के किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। जो अभिनेत्र लेंस आपको दिख रहा है वो कौन सा लेंस हो जाएगा? ये उत्तल लेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तल लेंस हो जाएगा। समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु आँख से कितना दूर होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 20 है, 20 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो आपका 2 से 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक इसका नेत्र गोलक का व्यास होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जब नेत्र की पश्चिमाभि पेशियां बोले तो सिलियरी मसल्स स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? तो पतला हो जाता है। याद रखिएगा इसको, क्या होगा? पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
पतला हो जाएगा। ठीक है, जब नेत्र की पश्चमाभी यानी सिलियरी मसल स्थिर होता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एकदम कंफर्म, एकदम माइंड में इसको याद रखिएगा। जब नेत्र लेंस की पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है यानी सिलियरी मसल जब सिकुड़ जाएगा तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, तो घट जाती है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती है। आप ऐसे याद रखिएगा सिंपल सा कि जब सिलियरी मसल्स यानी जब हमारा सिलियरी मसल सिकुड़ता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। आप देखे होंगे, आप आंखों में देखे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आप देखे होंगे तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर ये सफ़ेद, ये आपको देखिएगा ये जो ब्लैक वाला मेरा भाग दिख रहा, यहाँ पे ये वाइट दूधिया रंग का हो जाता है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, जो अक्सर बुजुर्ग लोगों में होता है, बड़े लोगों में होता है। यानी कहने का मतलब जो जिनका एज ज़्यादा हो जाता है उनका होता ही है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से ठीक किया जाता है, तो अवतल लेंस से। निकट दृष्टि अगर बोला जाएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। यानी अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। वही दूर की बात किया जाएगा तो दूर उत्तल लेंस हो जाएगा। निकट की बात किया जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएंगे, और दूर की अगर बात किया जाएगा तो उत्तल लेंस। यहाँ दे दिया कि दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है, तो उत्तल लेंस है। निकट दृष्टि दोष किससे ठीक कीजिएगा, तो अवतल लेंस हो जाएगा, और दूर दृष्टि दोष किससे ठीक करेंगे, तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जरा दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग से किया था, द्विफोकसी लेंस यानी बाईफोकल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। अब ये सब आपको बुजुर्ग में होता है, बूढ़े लोगों में होता है। यानी जरा दृष्टि दोष की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका प्रेस बायोपिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो आपको बाईफोकल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाईफोकल लेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके 15 नंबर क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को मुक्त कोई वस्तु निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो दूर की वस्तु को। ऐसे याद मत रखिएगा, सिंपल याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो कौन सी वस्तु नहीं देख सकता, दूर नहीं देख सकता। निकट अगर मान लीजिए निकट वाला मतलब कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष है उसको, तो दूर का नहीं दिखेगा, निकट का दिखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष है उसको, तो उसको दूर का दिखेगा और निकट का नहीं दिखता है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका दृढ़ दृष्टि दोष। दृढ़ दृष्टि दोष क्या है, दृढ़ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति मतलब किसको नहीं देख सकता, तो निकट वस्तुओं को नहीं देख सकता है, याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है, समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, घटने लगती है, जिसकी वजह से जरा दृष्टि दोष होता है, जिसमें एक बाईफोकल लेंस का प्रयोग करके इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको आंसर क्या लगा लेंगे, घट जाती है, घट जाती है। दृढ़ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। फोकस नहीं है, ये फोकस है, फोकस है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फोकस पे। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जैसे निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष इसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको मायोपिया कहते हैं, और दूर वाले को आपका हाइपरमेट्रोपिया कहता है। तो निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, तो नेत्र गोलक जो होता है ना वो लंबा हो जाता है, जैसे ही लंबा हो जाएगा तो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है। वहीं दूर दृष्टि की अगर बात किया जाए तो दूर दृष्टि में क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, अपोजिट, एकदम अपोजिट याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए नेत्र गोलक, यहाँ दृश्य नहीं है, ये दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ मतलब कि दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो भाई नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वही निकट की बात करेंगे तो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, दूर की बात करेंगे तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से आपका निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन सा नेत्रदान नहीं कर सकता, देखिए मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति कभी भी नेत्रदान नहीं कर सकता है।
ये आपका याद रखिएगा कि अगर वो मस्तिष्क से बीमारी है वो, तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। और कौन कर सकता है, तो देखिए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति कर सकता है। ये मधुमेह से अगर डायबिटीज किसी को है तो वो नेत्र अगर चाहता है किसी को दे दे तो वो दे सकता है। फिर अगर संचारित रोग से अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वो नेत्र को नहीं देख सकता है, नहीं दे सकता है, दान नहीं कर सकता है। यहाँ पे फिर बोला गया आपका क्या, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो बैगनी के लिए सबसे। आप अगर फिगर बनाइएगा तो सबसे नीचे बैगनी होता है। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं। ये अगर प्रिज्म की अगर बात किया जाए, ये प्रिज्म मान लीजिए हम आपका प्रिज्म बनाते हैं और यहाँ से श्वेत प्रकाश को टकराते हैं, तो श्वेत प्रकाश जैसे ही टकरेगा तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में ऐसे 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 7 रंगों में ऐसे ऐसे हो जाता है। 7 रंगों में तो सबसे ऊपर जो होता है आपका रेड वाला होता है, रेड वाला होता है, और सबसे नीचे बैगनी होता है, बैगनी बैगनी होता है। याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो आपका लाल का होता है। कम विचलन होने की वजह से ही लाल का उपयोग टावर में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में, और अब आपको बात करें तो सड़क जहाँ पे टूटी फूटी होती है वहाँ भी लाल कपड़ा लगा दिया जाता है। कहीं भी खतरे के निशानी जहाँ होता है वहाँ लाल लगा दिया जाता है। क्यों, उसका तो विचलन कम होगा, और कम होगा तो दूर से भी वो दिखाई देगा। ठीक है, और इन सभी को लगा देंगे तो मालूम चलेगा कि धूल कण के साथ टकरा के ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आपको। चलिए, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, तो लाल के लिए न्यूनतम। अभी बोले कि सबसे विचलन किसका होगा, न्यूनतम लाल का होता है, और सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी का होता है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो लाल। अभी आपका यही बोले थे कि सबसे कम विचलित कौन होगा, तो लाल होगा। याद रखिएगा इसको, क्या आंसर हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, तो बैगनी होता है। देखिए अभी बोले थे सबसे ऊपर लाल होगा, सबसे नीचे बैगनी होगा, सबसे ऊपर जो होगा वो कम विचलन होगा यानी कम मुड़ेगा, और सबसे जो नीचे होता है वो अधिक मुड़ता है यानी कि विचलित होता है, यानी बैगनी हो जाएगा आपका। इसका याद रखिएगा विवग्योर। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा कौन क्या होगा तो आप विवग्योर याद रखिएगा, विवग्योर याद रखिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का कौन सी परिघटना होता है, तो हो जाएगा विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, विक्षेपण प्रकाश का परिकिरणन या विक्षेपण ही बोलते हैं इसे, जो क्या होता है आपका इंद्रधनुष बनता है। तो एक क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी परिघटना का हो जाएगा, तो आपका विक्षेपण हो जाएगा। आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, विक्षेपण, विक्षेपण। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष हमें दिखाई पड़ते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखिए अब देखिए कब कब किस कौन से केस में होता है। पहले समझिए कि जब बारिश होता है, हल्का फुल्का बारिश होता है और उस समय धूप भी होता है, तो जो बारिश की बूंद होते हैं वहां पर प्रकाश की किरणें पड़ते हैं। अब वो क्या कर ले, ऑब्जर्व करके चारों तरफ बिखेर देता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तारों का टिमटिमाना क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तनांक हो जाएगा। देखिए तारे कैसे टिमटिमाते हैं, अगर बात किया जाए तारे टिमटिमाना, तो देखिए क्या होता है। अब जानते हैं कि ये क्या है, तारे जो हैं बहुत दूर होते हैं, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और पृथ्वी पर वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल में धूलकण होते हैं। धूलकण की वजह से क्या होता है, जब वहाँ से लाइट आता है तो धूलकण क्या कर लेते हैं कि इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बिखेर देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बिखेरते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बिखेरते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं, ट्विंकल कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। और हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण को आता है टिंडल प्रभाव, याद रखिएगा इसको, टिंडल प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है, टिंडल प्रभाव हो गया, टिंडल प्रभाव। ट्रैफिक के सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण हो जाता है, तो प्रकाश का लाल वाला हो जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में आप देखिएगा कि ट्रैफिक पुलिस होते हैं या फिर ट्रैफिक का कहीं सिग्नल उग्नल होता है तो लाल का यूज किया जाता है, या फिर ट्रेन रिपेयर इसका लाल का यूज किया जाता है, ताकि सिग्नल मिलता है ना, आप ट्रेन में से चल क्यों नहीं रहा है, हाँ ठीक है।
अब देखिएगा कि जैसे हम लोग जाते हैं ट्रेन वेन पे जाते हैं, लाल सिग्नल देता है। लाल क्यों देता है? क्योंकि लाल का विचलन कम होता है। और लाल विचलन, अगर मान लीजिए लाल का विचलन सबसे अधिक होगा तो वो दूर से आते 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 हमारे पास खत्म हो जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन वही अगर हम लाल की बात किया जाए तो लाल क्या होते हैं, वो चले आते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, विचलन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्त भाव यानी लाल क्यों दिखाई देता है? लाल दिखाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश लाल रंग का प्रकीर्णन कम होना है। यहाँ पे दिया सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त भाव प्रतीत होने का कारण है। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा सिर्फ है कि लाल रंग का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय आकाश में सूर्य लाल क्यों दिखाते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की छोटी तरंग दैर्घ्य के वर्ण प्रकीर्णन क्या होती है? तो अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रकाश की बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, कम होता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए, देखिए प्रकाश के बड़ी तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन, जैसे कि बैगनी की बात किया जाए तो बैगनी का सबसे कम होता है, यानी लगभग उसका तरंगदार बात किया जाए तो 400 से 440 नैनोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन वही लाल क्या होता है? कम विचलन होता है, क्योंकि तरंगदार उसका अधिक होता है, अधिक होता है, यानी कि आपका लगभग 620 से 700 तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कैसा दिखाई देता? तो पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी हमारा काला दिखाई देता, ब्लैक, यहाँ पे हो जाएगा काला दिखाई देता। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर ऐसे भी आप जाइएगा, अगर हम लोग जाते हैं अंतरिक्ष में कभी जाने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं, या फिर आगे पढ़िएगा जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से और बताएंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत देता है? देखिए अब अधिक ऊंचाई पर तो काला ही दिखाई देगा। यही चीज आपको बता रहे थे कि आकाश में अगर हम लोग ऊपर की ओर चले जाते हैं तो पृथ्वी हमें काला प्रतीत होता है। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण कैसा होता है? तो नीला होता है। याद रखिएगा कैसा होगा? तो नीला होता है। आपका आंसर हो जाएगा नीला। यदि प्रकीर्णन, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश प्रतीत होता है श्वेत प्रकाश प्रतीत होता है, श्वेत, व्हाइट लाइट प्रतीत होता है। ठीक है, नए क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं। 46 नंबर। बड़े साइज के कण किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो बड़ी तरंगदैर्घ्य को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी तरंगदैर्घ्य। आगे क्वेश्चन। मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो 180। याद रखिएगा कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, 180, 180 हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आपसे बोलता है मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टिपटल क्षेत्र लगभग कितना होता है? 150 होता है। लगभग कितना होता है? तो 150 होता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम दृष्टि से। रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता? तो दृक् तंत्रिका आपको पहुंचाता है। रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो दृक् तंत्रिका आपको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिदुक्ता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग कर दोष निवारण किया जाता है? तो बेलनाकार। ठीक है, यानी प्रेस बायोपिया। अगर प्रेस बायोपिया से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो बेलनाकार यानी कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग करके ठीक होता है। तो आपसे पूछा जाए अभिदुक्ता किसको होता है, प्रेस बायोपिया होता किसको है? तो वे बूढ़े व्यक्ति में होता है। ये सब आपका मोतियाबिंद,
जरा दृष्टि दोष जिससे अभिदुक्ता बोलते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब बूढ़े लोगों में अधिकतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एक नेत्र में संसार कैसा दिखता है? द्विआमी दिखता है। एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? द्विआमी दिखता है। पृथ्वी के मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो आपका 4 से 6 घंटे तक निकाल लेना चाहिए। उस समय तक काम करेगा। अगर मान लीजिए 4 से 6 घंटे तक नहीं निकाले तो फिर आप निकाल के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आपको फेंकना ही पड़ जाएगा, जलाना पड़ जाएगा। यानी कि अगर कोई मर गया व्यक्ति, वो सोच लिया है कि हमें मतलब पहले ही बोल दिया होगा कि मुझे दान करना है, या फिर डॉक्टर लोग निकालना चाहता है, या किसी को ज़रूरत है, तो 4 से 6 घंटा के बाद वो 4 से 6 घंटा के अंदर में वो आँख को निकाल के दूसरे को दे। आँख नहीं निकालता, रेटिना निकालता है, याद रखिएगा इसको। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन था मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटा के भीतर में ये निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सूर्यग्राही होता है? तो पीत बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? तो आपका पीत बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का कौन सा चित्र प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है? तो अंध बिंदु होता। अंध बिंदु जो होता है ये आपका सुग्राही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो 5 को, याद रखिएगा 5 को पृष्ठ होता है इसका। कांच के प्रिज्म जो होगा वो कितने पृष्ठ से बने होते हैं? 5 को पृष्ठ से बने होते हैं, और 7 रंग को बिखेरते हैं। रंग बिखरेंगे 7 गो, बने होते हैं 5 गो से। प्रिज्म के 2 पश्चवास फलकों के बीच को कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहेंगे। सिंपल सा दो, मान लीजिए कि प्रिज्म है, मान लीजिए ऐसे प्रिज्म है, ऐसे प्रिज्म बनाएंगे। अब प्रिज्म मान लीजिए ऐसे बनाएंगे तो इसके 2 फलकों के बीच के कोण को क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं? 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। याद रखिएगा कि क्या होगा, किसी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका विचलन कोण हो जाएगा। नेक्स्ट, विचलन कोण हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज क्या होती है? छोटी हो जाती है। देखिएगा कि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, रात में कहीं जा रहे हैं, और अचानक हमारे आंख पर लाइट पड़ता है, आंख बंद हो जाता है, उस समय पुतली का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। या फिर रूम में है, अचानक बाहर निकलेगा तो आंख अपने बंद हो जाएगा। क्या होता है? ये जो पुतली होता है ना, इसका साइज एकदम छोटा हो जाता है, लेकिन जैसे ही अंधेरे में आएगा तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। अगर अति तीव्र यानी कि अधिक प्रकाश में जाइएगा तो उसका पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, और कम प्रकाश में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन 53 दिया कि कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज बन जाती है। तो कैसा बन जाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाती है। ठीक है, पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। ज्यादा दृष्टि दोष में उपयोग किए जाने वाले द्विफोकस लेंस के ऊपरी भाग को कौन सा लेंस होता है? लेंस ऊपरी भाग जो होता है ना, देखिए यहाँ पे ना क्या होता है कि जब मान लीजिए चश्मा लगा, मान लीजिए कि हम आपको चश्मा दिखाते हैं, मान लीजिए कि एक चश्मा का गोला ऐसा दिखाएं, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है अवतल का होता है, नीचे वाला जो भाग होता है उत्तल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष में उपयोग किए जाने वाले द्विफोकस लेंस का निचला भाग उत्तल होता है। अभी बोले कि ऊपर वाला भाग जो होगा, मान लीजिए बेलनाकार बनाते हैं, देखिए बाईफोकल लेंस में दोनों लेंस का प्रयोग होता है। जो बूढ़े लोग को जरा दृष्टि दोष होता है तो ये आपका जो लेंस होता है ऊपर वाला ये अवतल होता है, नीचे वाला जो होता है ये उत्तल लेंस होता है, दोनों को मिलाकर बेलनाकार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 आइए, निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पे। मान लीजिए कि आप हमको देख रहे हैं, तो आप हमको देख रहे हैं तो आप मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आपके आंख में, तो रेटिना पे बनेगा। या कोई भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रकाश इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है,
दूरदृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए यहाँ पर समझिए, अगर इमेज कहता है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा तो रेटिना पर, लेकिन अगर बीमारी है तब, जैसे निकट दृष्टि दोष है, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पहले आगे ही बन जाएगा, पीछे ना बनकर आगे बन जाता है। जैसे मान लीजिए रेटिना है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ना बन के आगे बन जाता है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और यहाँ ना बन के पीछे बनेगा तो इसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। बनना चाहिए एकदम रेटिना पर, यहाँ पे आपका रेटिना है, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए, प्रकाश आया तो रेटिना, यहाँ पे रेटिना है, ये प्रकाश इधर से आया, पुतली से निकल के ऐसे आया आपका और यहाँ पे आया। ठीक है, तो तब आपका अगर मान लीजिए कि आपका आँख ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आपका आँख ठीक है, कहाँ प्रतिबिंब बना? रेटिना पर। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, आगे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन वही अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसका रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति को नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनता है। देखिए क्वेश्चन आ गया 58 नंबर है। अंतिम 5 में बैठे किसी विद्यार्थी को स्टैम्प पढ़ने में कठिनाई होती है। वो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? जरा दृष्टि दोष। मान लीजिए कि एकदम लास्ट बेंच में बैठ गया और उसको ब्लैक बोर्ड दिखबे नहीं कर रहा, तो ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा मतलब क्या? उसको जरा दृष्टि दोष है। तो कौन सा लेंस लगाएगा? प्रेस बाइपिया, तो बीमारी हो गया। बाइफोकल लेंस बेलनाकार लेंस लगाते हैं जिसका ऊपर वाला भाग क्या होता है? अवतल होता है, नीचे वाला भाग क्या होता है? उत्तल होता है। आपको बताए थे। आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और सबसे पीछे बैठा हुआ बेंच के और उसको बोर्ड दिखबे नहीं कर रहा, तो समझ जाइए कि उसको जरा दृष्टि दोष हो गया। तो कौन सा लेंस लगा देंगे? बेलनाकार लेंस लगा देंगे। तो बेलनाकार में ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? अवतल होता है, नीचे वाला भाग उत्तल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह दोष को दूर करने का प्रयुक्त संशोधन लेंस के किस प्रकार का होना चाहिए? तो हो जाएगा अवतल हो जाएगा। इतना घुमाने की कोई आज जरूरत है तुमको यार, सिंपल सा है। निकट दृष्टि दोष से कोई पीड़ित है तो कौन सा लेंस लगाएगा? अवतल लेंस लगाएगा। दूर दृष्टि दोष से कोई पीड़ित है व्यक्ति तो कौन सा लेंस लगाएगा? तो आपका उत्तल लगा लेगा। इसमें अवतल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष में जल बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन होता है, कितने बार होगा? तो एक बार होता है। ठीक है, एक बार परिवर्तन होता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, द्विक इंद्रधनुष में जल बूंद के एक अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। 2 मतलब 2, 1 मतलब 1, याद रखिएगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो आपका सिलियरी मसल्स या पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है अभी नेत्र, मान लीजिए मेरा ऐसे आंख है, ऐसा हम ऐसे ऐसे घुमा रहे ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे, किसकी वजह से हो रहा है? सिलियरी मसल्स की वजह से। ठीक है, सिलियरी मसल्स इसको ना ऐसे इधर भी रहता है मसल्स और यहाँ भी इसको पूरी तरह से कैप्चर किया रहता है, पकड़ के रखता है। अगर मान लीजिए नहीं पकड़ेगा तो आंखवा इसे गिर ना जाएगा, भदाक से ना गिर जाएगा कि नहीं, इसलिए पकड़ के रखता है सिलियरी मसल। तो वही बोला अभिनेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा था? सिलियरी मसल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे आँख कर रहा ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, किसकी वजह से? सिलियरी मसल्स की वजह से। 63 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने के विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाने के कारण समंजन। अभी बोले कि किसकी वजह से हो रहा है? ये सब सिलियरी मसल्स की वजह से। तो इसमें क्या हो रहा है? समंजन की क्रिया हो रहा है। ठीक है, जितना दूर तक देख सकता है या जितना नजदीक तक सिलियरी मसल्स के द्वारा, उसे सिलियरी क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। याद रखिए एकदम अनंत होता है, दूर तक नहीं देखता है। छत पर चलिए तो एकदम दूर दूर दिखता है ना। चढ़ जाइएगा गोल घर पर पटना के,
तो आपको दूर दूर दिखेगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक समान नेत्र के अभिनेत्र लेंस की क्षमता का परिसर रेंज कितना होता है? तो 40 डायोप्टर से लेकर 44 डायोप्टर तक होता है। डी मतलब डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। आपसे पूछा जाएगा लेंस की क्षमता किसे मापते हैं? डायोप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल कितना होता है? तो 1/15 से लेके 1/16 होता है। इसका आंसर हो गया क्या? 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बोला अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय के कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच का समय अंतर लगभग कितना होता है? 2 मिनट का होता है, ठीक है। 2 मिनट का होता है वास्तविक सूर्योदय और आभासी। वास्तविक में सूर्योदय होता है और आभासी जो होता है उसके बीच का अंतराल 2 मिनट का होता है, ठीक है। चलिए खत्म हो गया। आप लोग क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ठीक है ना। और भी आपका बहुत सारा वीडियो आएगा। प्रताप स्टडी सेंटर से जुड़े रहें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए